8 जुलाई 2022 की वो रात। मतलब अगर हम सोचें तो घड़ी में रात के लगभग 9 बज रहे थे। एक युवक अपने घर के सुरक्षित माहौल में है, शायद अपने दिन भर के काम के बाद आराम कर रहा है। हाँ, जो कि हर कोई करता है अपने घर में। बिल्कुल। और तभी अचानक एक परिचित का फोन आता है। उस युवक को घर से बाहर बुलाया जाता है। वो बिना कुछ ज्यादा सोचे दरवाजे से बाहर कदम रखता है, बात करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर वो कभी जिंदा लौट के नहीं आता। हाँ, कुछ समय बाद बस उसकी लाश मिलती है। ये शुरुआत ही मतलब किसी भी इंसान के मन में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। एक बेहद सामान्य सी लगने वाली रात और फोन की बस एक घंटी कैसे किसी के जीवन का आखिरी अध्याय बन सकती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम बिहार के बेगूसराय जिला न्यायालय के एक ऐसे ही अहम फैसले की तह तक जाने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा मामला है। बिल्कुल। हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे कानून इन उलझे हुए मामलों की परतें खोलता है और कैसे एक अकेली रात की घटना वर्षों लंबी कानूनी लड़ाई का रूप ले लेती है। रुचिका किरण देवी के बेटे रजनीश कुमार को राहुल कुमार का फोन आता है। हाँ। और राहुल कोई अजनबी नहीं था। यही तो सबसे डरावनी बात है, वो परिचित था। लेकिन जब रजनीश बाहर निकलता है तो वहां सिर्फ राहुल मौजूद नहीं होता। वहां रणधीर कुमार, गुलशन कुमार, प्रिंस कुमार, बिजू साहा और निशा देवी। मतलब पूरा एक समूह। हाँ, ये सभी लोग पहले से घात लगाए बैठे होते हैं और फिर ये सभी मिलकर रजनीश को वहां से जबरन खींच कर ले जाते हैं। अगर मैं इस पूरी घटना को देखूं तो ये किसी शिकारी के बिछाए जाल से कम नहीं लगती। बहुत सही उपमा दिया आपने। शिकारी का जाल ही था वो, है ना? एक ऐसा जाल जहां परिचित की आवाज को एक चारे की तरह, मतलब बेट की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि शिकार खुद चलकर अपने सुरक्षित ठिकाने से बाहर आ जाए। ये अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन का प्रतिनिधित्व कर रहे अपर लोक अभियोजक राम प्रकाश यादव ने अदालत में कुल 6 गवाहों की गवाही कराई। हमारी न्याय प्रणाली एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत पे काम करती है। साक्ष्यों को हमेशा तौला जाता है, गिना नहीं जाता। अच्छा, तौला जाता है? जी। गवाहों की संख्या से ज्यादा उनकी गवाही की ठोस प्रकृति और उनकी गुणवत्ता मायने रखती है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लेकिन बचाव पक्ष का वकील तो अदालत में इन गवाहों को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश करता है ना। वो उस अंधेरे और अफरा तफरी का फायदा उठाने की कोशिश कैसे करते हैं? अरे, बचाव पक्ष की पूरी रणनीति ही संदेह पैदा करने पर टिकी होती है। जब जिरह यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो गवाहों से बेहद तीखे और घुमावदार सवाल पूछे जाते हैं। जैसे उनसे पूछा जाता है कि रात के 9 बजे थे तो आपको इतनी दूर से चेहरा कैसे स्पष्ट दिख गया, या क्या वहां कोई रोशनी का प्रबंध था। ताकि वो फंस जाए। हाँ, या फिर ऐसे सवाल कि जब रजनीश को खींचा जा रहा था तो आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया, आप चुप क्यों रहे। बाप रे, ये तो गवाह पर बहुत मानसिक दबाव डालता होगा। बिल्कुल। इस जिरह का मुख्य उद्देश्य गवाह के बयान में विरोधाभास खोजना होता है। अगर गवाह झूठ बोल रहा है या उसने घटना नहीं देखी है तो वो इन सवालों के दबाव में टूट जाएगा या उसके बयान बदल जाएंगे। और यहीं पर अभियोजक राम प्रकाश यादव की भूमिका बहुत अहम हो जाती है ना। निसंदेह। उनका काम सिर्फ इन 6 लोगों को कटघरे में खड़ा करना नहीं था। उनका असली काम उन 6 गवाहों के बयानों को एक मजबूत जंजीर की तरह जोड़ना था। एक ऐसी जंजीर जिसमें कोई कानूनी सुराख ना हो। एकदम सही। देखिए, हो सकता है किसी गवाह ने केवल वो फोन कॉल आते हुए देखा हो, किसी ने रजनीश को घर से निकलते हुए देखा हो और किसी अन्य ने उसे हमलावरों द्वारा खींचते हुए देखा हो। मतलब अलग अलग टुकड़े। हाँ, और जब ये 6 अलग अलग गवाह जिरह की उस आग से तपकर निकलते हैं और अपनी बात पे अड़िग रहते हैं तो वे एक ऐसी अटूट कहानी बुन देते हैं जिसे बचाव पक्ष का कोई भी तर्क भेद नहीं पाता। क्या बात है। एक ठोस और सच्चा गवाह 100 कमजोर गवाहों पर भारी पड़ता है। फैसले का दिन बेगूसराय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय ब्रिजेश कुमार सिंह की अदालत ने इस मामले में अपना कड़ा फैसला सुनाया। तिहगरा के आधारपुर निवासी बिजो साहा को हत्या में दोषी पाया गया। अदालत ने बिजो साहा को धारा 302 और 34 के तहत आजीवन कारावास यानी उम्र कैद और 10,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। एक बहुत ही कड़ा और स्पष्ट फैसला। लेकिन बात केवल यहीं खत्म नहीं हुई। इसके साथ ही धारा 120B के तहत 5 साल का अतिरिक्त कारावास और 5,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। हाँ, ये हिस्सा थोड़ा तकनीकी है। वही तो मैं यही पूछने वाली थी। सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि तो इस सब का क्या मतलब है।
एक ही व्यक्ति को एक ही हत्या के मामले में 2 अलग-अलग धाराओं में इस तरह बांटकर सजा क्यों दी गई? देखिए, इस फैसले की खूबसूरती इसी कानूनी बारीकी में छिपी है। न्यायाधीश बृजेश कुमार सिंह का ये फैसला सिर्फ एक व्यक्ति को जेल भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये अपराध के शरीर और उसकी आत्मा दोनों को अलग अलग दंडित करने के बारे में है। शरीर और आत्मा थोड़ा समझाएंगे? जरूर। धारा 302 तो स्पष्ट है, ये हत्या के लिए दी जाने वाली सजा है। लेकिन इसके साथ जो धारा 34 लगी है ना, वो साझा इरादे यानी कॉमन इंटेंशन को दर्शाती है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि बिजो शाह के ही हाथों से वो अंतिम वार हुआ हो जिसने रजनीश की जान ली। यह एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष निकाला है आपने। कानून ये मानता है कि जब कई लोग एक ही आपराधिक इरादे के साथ कोई कृत्य करते हैं तो ये मायने नहीं रखता कि असल में हथियार किसके हाथ में था। मतलब अगर आप वहां हैं तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। अगर कोई व्यक्ति उस अपराध में शामिल है, वहां खड़ा है और दूसरों की मदद कर रहा है, तो कानून की नजर में उसने भी वही कृत्य किया है जो बाकी लोगों ने किया। कोई बच नहीं सकता ये कहकर के। धारा 34 ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी आरोपी ये कहकर बच न निकले कि अरे मैंने तो सिर्फ उसे पकड़ा था, मारा किसी और ने। अदालत ये मानती है कि बिजो शाह का भी वही इरादा था जो मुख्य हमलावर का था।